बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद है कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जनाब आज का दिन जो है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़ा तारीख साज हैसियत का हामिल है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और जी स्पोर्ट्स को यह खासा हासिल है कि जी स्पोर्ट्स हमेशा अपनी मेमोरीज़ को, पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन की मेमोरीज़ को हमेशा जो है वो याद रखता है और अपने शो में उन अचीवमेंट का और उस दिन से जुड़ी यादों का जो है वो ज़रूर तस्करा होता है। यही वजह है कि आज के शो में हम मोस्टली बात करेंगे 1992 के वर्ल्ड कप के हवाले से और याद जो हमारी ज़बरदस्त एक तारीख रही है उन यादों को जो है हम तरोताज़ा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगे कि जो अगर उस 1992 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होते उनको तो शायद पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक भी नहीं पहुँच सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको वो मुकाम नहीं दिया गया जिसको वो डिजर्व करते थे। एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसे हीरो हैं कि जिनकी कारकर्दगी का इतना सिला शायद नहीं मिला कि जितना उनको देना चाहिए था। आज के शो में ज़रा हम उनकी से कारकर्दगी को भी डिस्कस करेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्यों कर उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए एक मुख्तसर सी लेकिन एक ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसके बाद पाकिस्तान को टूर्नामेंट में मजीद आगे जाने का मौका मिला। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स में तब्दीलियों का इम्कान। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 से फैसलाकुन बरतरी हासिल की। नौजवानों पर मुश्तमिल टीम है, सीरीज हार गए हैं, किसी टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए। कोशिश होगी सीरीज 3-2 करके जाएं। बॉलिंग कोच अजहर महमूद। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तानी निशात मोहम्मद अब्बास की भी स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड की क़यादत टॉम लैथम करेंगे। अगर उमर को लगता है कि उसकी क्रिकेट बाकी है तो इसे बिल्कुल खेलना चाहिए। वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके टीम में शामिल हो सकते हैं। सरफराज अहमद। पीसीबी मेडिकल पैनल की जेर निगरानी फ़खर जमान का NCA में रिहैब जारी। फ़खर जमान का ईद के बाद बैटिंग प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज करने का इम्कान। PSL की चमचमाती ट्रॉफी का शहर शहर सफर जारी। PSL ट्रॉफी की इस्लामाबाद में रोनुमाई। इस्लामाबाद की सबसे ऊंची इमारत पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैस्कॉट ने ट्रॉफी उठाई। साबिक कप्तान तमीम इकबाल ICU में ज़ेर इलाज। बांग्लादेशी क्रिकेटर के लिए 24 घंटे अब भी अहम करार। तीसरे मास्टर्स कप टेनिस का इस्लामाबाद में आगाज हो गया है। इवेंट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर असाम उल हक के साथ मुल्क भर से टॉप 8 मर्द और खवातीन प्लेयर्स शामिल हैं। और रमजान में पहली बार टॉप प्लेयर्स का टेनिस टूर्नामेंट करवा रहे हैं। क्रिकेट के बाद टेनिस को दूसरा मकबूल तरीन खेल बनाएंगे असाम उल हक। नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि तमीम इकबाल इस वक्त भी ICU में ज़ेर इलाज हैं और कल भी हमने अपने शो में अपील की थी और आज भी जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से हम तमाम क्रिकेट लवर से अपील करेंगे कि तमीम इकबाल की सेहत के लिए अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामला अता फरमाए, उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। हम दुआ की अपील करते हैं क्योंकि दुआ किसी की भी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो लग सकती है और हम सब चाहते हैं कि तमीम इकबाल जैसा ब्लास्टर बैट्समैन जो है एक दफ़ा फिर क्रिकेट के मैदानों में हमें नज़र आए। लेकिन साथ साथ जो है क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम जी स्पोर्ट्स में दीगर खेलों को भी डिस्कस करते हैं। तो एक बड़ी एक अफसोसनाक खबर आई है हॉकी के हवाले से कि मलेशिया में जो एक बड़ा मशहूर ज़माना टूर्नामेंट होता है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट एपो में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जो गुज़िश्ता टूर्नामेंट की सेमीफाइनल की सिल्वर मेडलिस्ट टीम है उसको जो है शिरकत का जो है वो दावतनामा नहीं मिल सका। और यही नहीं बल्कि जापान जो उस टूर्नामेंट की फातिह टीम थी उसको भी जो है वो उस टूर्नामेंट में शिरकत का मौका इस साल नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाए इसको भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनसंग हीरो ऑफ 1992 वर्ल्ड कप वसीम हैदर साहब। उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी अली भाई कैसे हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और मैं बार बार अपने शोज़ में ये बात कहता हूँ कि अगर उस स्क्वाड में वसीम हैदर नहीं होते तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा कि जो है वसीम हैदर साहब को वो रिवॉर्ड नहीं दिया गया और बिल्कुल इस तरह से हुआ जिस तरह तौसीफ भाई का जो सिंगल रन है उस तरह से आपकी उस कारकर्दगी को नहीं सराहाया गया, जिस तरह जावेद मिजाज साहब के छक्के को सराहाया गया, जिस तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, वसीम हैदर साहब को वो रिवॉर्ड नहीं मिल सका? नहीं अली भाई ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक क्रिकेट के साथ मुंसलिक क्रिकेट की खिदमत कर रहा हूँ। क्रिकेट ने ही मुझे बहुत कुछ दिया है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है।
हाँ, ये है कि मैं जितना मुझे खेलने चाहिए थी क्रिकेट, जो मेरी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस थी, उस हिसाब से जो मेरे कोलीग्स थे जो ऑलराउंडर कंसीडर हो रहे थे उस वक्त, वो काफ़ी खेले क्रिकेट पाकिस्तान के लिए, तो मुझे उतनी ज़्यादा नहीं खेल सका मैं उसमें। शायद मेरा अपना भी कसूर होगा कि मैं उतना अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रखा। परफॉर्मेंस तो डोमेस्टिक में होती रही, लेकिन फिटनेस वाइज और तवज्जो जो एक फोकस चाहिए, शायद वो फोकस उस तरह नहीं था। जो कि कम बैक तो देखिए प्लेयर्स के होते रहते हैं, कम बैक्स तो करते हैं। आपने देखा है कि हिस्ट्री में कितने प्लेयर्स ने कितनी दफ़ा कम बैक किया है। तो मैंने शायद उस तरह सोचा नहीं कि मैं कम बैक करूँ, तो जो कि हो सकता था, इजीली हो सकता था, अब मैं रियलाइज करता हूँ। लेकिन मेरी शायद तवज्जो दूसरी तरफ होगी, इंग्लैंड में खेलना और बांग्लादेश की तरफ खेलना। मैं पाकिस्तान का पहला ओवरसीज प्रोफेशनल था बांग्लादेश में, जो जाके 94 में खेला, और मैं 6 साल वहाँ भी खेला। तो शायद उन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस कर लिया बजाय कि मैं कम बैक का सोचता। ठीक है, जरा 92 के वर्ल्ड कप की तरफ वापस आते हैं। आपके कमबैक पे भी मैं आता हूं। जरा 92 के वर्ल्ड कप की तरफ वापस आते हैं। किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ था इस 92 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में? क्योंकि इससे पहले भी मुझे याद है कि आप 89 में आप बिल्कुल जहाज में जो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रह गए थे और 11th आवर पे आकिब जावेद टीम का हिस्सा बन गए थे। वो 88 में था, क्योंकि 87 में मैं यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे पीसीबी ने दिया। तो वो 87 की बात है, 88 की बात है। तो मेरा सिलेक्शन होगी, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर था उस वक्त ऑलराउंडर में। तो सब कुछ हो गया, थोड़े दिन रह गए थे जाने में। तो इमरान भाई को आकिब जावेद से इंट्रोड्यूस कराया। वो सदीक साहब होते थे, सदीक तबसरा कहते हैं उनको, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। वो आकिब जावेद को कोई चैरिटी मैच था इंडिया में लेके गए, वहाँ पे उन्होंने मुंबई के अलावा इंडिया की सेलिब्रेशन थी, और वो मैच था कि जिसमें सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको इन चीज़ों का बड़ा नॉलेज है। तो फिर वो आकिब, इमरान भाई को अच्छे लगे तो आकिब को साथ ले गए वो। फिर क्योंकि आकिब 88 में ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 का टूर करके आए हुए थे, अंडर 19 खेल के आए थे आकिब और बासित अली वगैरह, ये गए हुए थे उसमें। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर वो मेरी जगह वो चले गए। तो देखिए, मैं 83 का मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू था, 92 में खेला। फिर 91 में बेस्ट बॉलर हुआ मैं विल्स कप का, जो कि पाकिस्तान का उस वक्त सबसे अच्छा कंसीडर होता था टूर्नामेंट, जो कि टीवी पे मैचेस आते थे। उसमें मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। 91 में मैं बेस्ट बॉलर हुआ, जिसकी बेस पे मुझे शारजा लेके गए टीम, जहाँ पे इंडिया और वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान की ट्रायंगल सीरीज हुई। अपना ऑस्ट्रेलिया कप कहते हैं उसको, वो हुआ। तो उसमें मुझे मौका नहीं मिला। वो वकार उस वक्त फिट थे, बहुत अच्छे फिट थे। वकार, आकिब और वसीम, ये तीन खेल रहे थे, चौथे इमरान भाई होते थे। तो मुझे वो मौका नहीं मिला। फिर अनफॉर्चुनेटली वकार को इंजरी आ गई बैक की, लेकिन उसके बावजूद कि वो वकार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस वकार को ऑस्ट्रेलिया लेके गए 92 वर्ल्ड कप से पहले, जो एक महीना वहां पे टीम रही कि वकार का किसी तरीके से इसके रिहैब हो जाए और इसका फिटनेस हो जाए। तो लेकिन बैड लक टू वकार के वो फिट नहीं हो सके। फिर मुझे वकार ही जगह कॉल किया गया दोबारा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वो जो टीम थी, अगर इंतखाब आलम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उस टीम को मैनेज किया, फिर जूनियर और सीनियर का बड़ा जो कॉम्बिनेशन था, क्योंकि उस वक्त की जो स्टेटमेंट तो ये थे कि खुद टीम में मौजूद लोगों को भी, जो सीनियर प्लेयर थे, उनको भी यकीन नहीं था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत लेगी। तो आप तो वहाँ पे जो जूनियर प्लेयर थे, टीम का क्या माहौल था उस वक्त? देखिए, टीम ये था कि शुरू के मैच जो हम हारे थे, शुरू के मैच तो मुसलसल हार रहे थे ना, सारे प्रैक्टिस मैच भी हारे हैं आप लोग। लग रहा था कि टीम, उससे लग रहा था कि टीम बाहर हो जाएगी। लेकिन जो इमरान भाई, इनका ये की था कि नहीं, हमने जीत के जाना है, हमने जीत के जाना है। तो वो कुछ डाउट्स तो जाहिर थे, मैचेस हारे हुए थे और कोई बहुत कम चांसेस रह गए थे। फिर जो हम 74 पे आउट हुए अगेंस्ट इंग्लैंड, इसमें मैं मैच खेला था वो, तो उसमें मैंने काफ़ी लंबी बैटिंग की, जो मुझे यही इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने अंदर जाके खेलना है जितना भी आप लंबा कर सको, ताकि वो नज़र आ रहा था ओवरहेड कंडीशन जो थी कि किसी वक्त भी शावर गिर सकता है। और शावर हम क्योंकि इतने ज़्यादा आउट हो गए, तो जब मैं बैटिंग करने गया तो 5-6 आउट हो गए थे 25-30 रन पे। तो
मैं गया, फिर जाके मैं काफी लंबा खेला और लगा रहा और काफी टाइम आपने कंज्यूम किया, काफी बॉलें आपने वहां पे सर्व की हैं, जिसकी वजह से मजीद में वेदर खराब हुआ। जी, वेदर खराब हुआ, उससे एक पॉइंट वो मिला जो हमें, तो उस एक पॉइंट की वजह से हमें फिर आगे क्वालिफाई करने में, सेमीफाइनल में पहुंचने में आसानी हुई। क्योंकि वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था वसीम हैदर भाई, क्योंकि अगर आप वहां ना इतना रुकते, ना इतनी बॉलें आप कंज्यूम करते, तो शायद इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर जाती है और बड़ी आसानी के साथ उस टारगेट को चेस कर जाती है। हाँ जी, 45-46 रन वो कर चुके थे, बाकी पीछे 25-30 रन रह गए थे। तो अगर थोड़ा सा और उनको टाइम मिल जाता तो वो जाहिर है कि इतने रन हो जाते वो तो, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बस मेहरबानी की कि वहाँ पे एक पॉइंट जो हमें मिल गया, तो उसकी वजह से हमें फिर आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में आसानी होगी। और आपकी जो परफॉर्मेंस थी, इसी वजह से मैं आपको अपने मुख्तलिफ शोज में अनसंग हीरो कहता हूँ कि ना वहाँ पे आप इतना देर विकेट पे स्टे करते, ना बॉलें ज़ाया होती, ना टाइम ज़ाया होता, ना फिर वेदर मजीद ख़राब होता और फिर जो ये मैच जब एक पॉइंट से बराबर होता। क्या मैं जो बार बार ये बात कहता हूँ कि शायद रिवॉर्ड नहीं मिला, क्या आपको इस परफॉर्मेंस पे टीम की तरफ से, इंतखाब आलम साहब की तरफ से, मियादाद साहब की तरफ से या और जो सीनियर प्लेयर थे उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिली? क्या माहौल था जब आप इतना टाइम गुजार कर आए, पाकिस्तान को एक पॉइंट मिला? नहीं, बिल्कुल मुझे अप्रिशिएट किया इमरान भाई ने, मुझे बड़ा शाबाश दी उन्होंने कि तुम बहुत अच्छा खेलो। फिर क्यों एक ओवर भी किया था, वो भी आपने जब मैच देखे होंगे उसके स्कोर कार्ड में, तो एक ओवर भी मैंने किया था क्योंकि वसीम और आकिब अपने स्पेल कर चुके थे। तो फिर शावर हुआ, हम बाहर चले गए, फिर दोबारा अंदर आए, तो अंदर आके अब वो बॉलिंग नहीं कर सकते, तो मुझसे वो ओवर करवाया गया। मुझे कहा गया कि आपने ये ओवर करना, कोशिश करनी है, एक तो टाइम कंज्यूम करें इस ओवर में, और दूसरा ये है कि रन नहीं देने। तो मैंने वो एक ओवर किया। रॉबिन स्मिथ और इयन बोथम दोनों अच्छे हार्ड हिटर थे, वो एक ओवर में मैंने 1 रन दिया था। तो और मैंने टाइम अच्छा लिया उस ओवर में करने को, 6 मिनट के करीब मैंने वो टाइम लिया उसमें। तो जैसे 6 मिनट तो ओवर खत्म हुआ, तो फिर बारिश शुरू हो गई और उसके बाद मैच दोबारा नहीं हुआ। अच्छा, आखिरी सवाल है 92 के हवाले से कि आज 25 मार्च है जहां पाकिस्तान जीता है, लेकिन इससे पहले वहां पे एक मैच हुआ था जिसमें मियादाद साहब का जो आपका आखिरी मैच था, मियादाद साहब का और किरण मोरे साहब का भी एक तनाज़ा हुआ था वहाँ पे। उस वक्त जो ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल चल रहा था, कि क्या कोई टेंस सिचुएशन थी इंडिया के साथ जिसकी सिचुएशन में सारा मामला हुआ था? नहीं, ज़ाहिर सिचुएशन तो ऐसी थी कि उस वक्त पाकिस्तान को फिर थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, आउट हो गए थे। तो जब मैं गया हूँ ना अंदर बैटिंग करने, तो जवेद भाई दूसरे एंड पे थे और जवेद भाई वेरी नेक्स्ट बॉल पे जवेद भाई आउट हो गए। वो जो किरण मोरे के साथ हुआ, किरण मोरे को वहां पे थोड़ा सा ना उनको मजाक के तौर पे उनका नाम रखा हुआ था, इस तरह मैंडे की तरह की उनको लुक देते थे लोग ना, ऐसे मजाक में कहते थे कि मैंडिक मैंड। तो जवेद भाई के साथ जो वर्बली उनकी थोड़ी सी फाइट हुई, तो वो पीछे से बोल रहा था जवेद भाई जब बैटिंग कर रहे हो, वो थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब कर रहा था। कोई एक अपील हुई थी, वो आउट नहीं दिया गया जवेद को, अंपायर में जवेद भाई को। तो उसने किरण मोरे ने पीछे से कोई थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया, तो जवेद भाई ने एकदम बॉलर को रोका और फिर वो एक मैंने की तरह उछल के दिखाया उसको, थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाया वहां पे। तो आपको पता है जवेद भाई इस तरह की हरकतें कर देते थे अक्सर, कई जगहों पे उन्होंने इस तरह के दूसरों को किया है। वो एक फन होता था, अच्छा एक सारी गैल होते थे, इस बात पे हंसते थे। और उस मैच में मुझे याद है वसीम हैदर साहब ने जडेजा को भी आउट किया। थैंक यू सो मच वसीम हैदर साहब, हमारे साथ 92 के वर्ल्ड कप की मेमोरीज को यहाँ पे यकीनी तौर पे तरोताज़ा कर रहे थे, उन यादों को हम शेयर कर रहे थे अपने नाजरीन के साथ। और ये वही मैच है जहाँ पे जडेजा ने कहा था कि वसीम गेंद कर रहे थे और मोइन पकड़ रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और फिर वसीम हैदर साहब ने उनको आके आउट कर दिया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कुछ पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से भी, कल जो मैच खेला जाने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर वसीम हैदर साहब मौजूद थे। 92 के वर्ल्ड कप की यादों को हम ताज़ा कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे ज़रा हाल की, क्योंकि हाल जो है हमारा वो हमेशा जो है वो उस पर जो है वो डिस्कशन जारी रहती है, और हाल जो है हमारा हाल कम और बदहाल जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ख़राब चल रही है। पाकिस्तान की टीम को लेकर तनकीदों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसी हवाले से शाहिद आफरीदी ने भी एक ट्वीट किया है, और क्या ट्वीट किया है आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि शाहिद खान आफरीदी साहब ने जो ट्वीट किया गया
for the final game, the players on the bench should be given a chance. With the series lost, Shadab and Shaheen can be rested and replacement given an opportunity. उन्होंने कहा कि जनाब बेंच पे जो मौजूद प्लेयर हैं उनको चांस देना चाहिए और शाहीन और शादाब दोनों को जो है वो रेस्ट देना चाहिए। ये शाहिद आफरीदी साहब ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान हॉकी के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी, जिनका स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी निगाह है। पाकिस्तान की जो सरकर्दा स्पोर्ट्स की तंजीमें हैं उनमें वो बड़ी कलीदी ओहदों पर मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग के हवाले से अपना नाम और मुकाम हासिल कर चुके हैं। असगर अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अजीम साहब। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। बड़ी मसरूफियात हैं आपकी जनाब, कभी हम देखते हैं आप गवर्नर साहब के साथ हैं, कभी हम देखते हैं स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ आप फेडरेशन की माशाल्लाह नुमाइंदगी करते नज़र आ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो आपको जो है वो सराहा भी जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम को सराहने का सिलसिला जो है वो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है और अब जो है वो शाहिद आफरीदी ने भी कह दिया है कि जनाब बेंच कर देना चाहिए शाहीन को और शादाब को। किस हद तक आप मुत्तफिक हैं स्ट्रीट से? देखिए, मैं तो कहता हूं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके शाहिद आफरीदी दमाद के शहर से बाहर निकले और उन्होंने पहली बार सच्चा और खुला बयान ये दिया है कि जो है शाहीन को ड्रॉप कर देना चाहिए और शादाब का तो जिक्र ही नहीं, उसका तो कोई गिनती में नहीं है ना, वो तो भुगताया जा रहा है उसे तो। लेकिन शाहीन को जो है उन्होंने पहली बार ये बात कही और मैं समझता हूँ कि शाहीन जो कि अब 4 ओवर में जो है वो 4 T20 में जो है वो तकरीबन 200-300 रन दे चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको लिए अगर ये कहा गया है तो बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है। शाहीन को अब लंबी छुट्टी पे भेजा जाए, उसे आराम कराया जाए ताकि वो अपना रिदम हासिल कर सके। उनकी जो बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम है उसकी ट्रेनिंग कराई जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ऑस्ट्रेलिया में बात हो गई है कि शाहीन को भेजा जाएगा और उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों उसे सीरीज में जाया कर रहे हैं? इस तरह तो वक्त के साथ साथ वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा और फिर हम एक अच्छे बॉलर से महरूम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि शाहिद आफरीदी के बयान को मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। शाहीन को ड्रॉप किया जाए, उसे आराम कराया जाए, उसका जो ट्रेनिंग मुकम्मल कराया जाए और उसकी जो भी खामियां है उसको दूर कराना बहुत जरूरी है। शादाब के लिए तो मैं कहूंगा कि अपने मुंह से खुद ही कह दो कि ए कौम मुझे माफ कर दो, मैं पर्ची पे आया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना पहले कुछ किया है। 3-4 सालों में उसकी परफॉर्मेंस 0/0 है। आपको असगर ये लगता है कि जो शाहिद आफरीदी का जो ये ट्वीट है ये फेस सेविंग है इन दोनों की? देखिए, फेस सेविंग अगर आप कहते हैं तो इसको भी पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि एक खुला बयान है और हकायक पर मबनी है, क्योंकि ये चीज होनी थी और ये हुई है। कल तक शाहिद आफरीदी में भी और अंदरूनी खाना भी शाहीन को सपोर्ट करते रहे हैं, उसके लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन आज आप ये देखें कि वो खुद मजबूर हो गए हैं कि वो खुद अपने ही दामाद के लिए कह रहे हैं कि इसको ड्रॉप कर दो। इस मीन के वो ये मान गए हैं कि शाहीन में वो दमखम नहीं रहा, उसको आराम की और उसकी ट्रेनिंग की, उसको तरबियत की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि अली भाई इस बात को हम पॉजिटिव लें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खास के वो जो हमारा बैठे हैं क्या कहते हैं चीफ सेक्रेटरी भी है, हेड कोच भी है और पता नहीं क्या क्या है, तो मेरा ख्याल है कि उनमें चाहिए कि अब वो जो है ना पानी ज्यादा पिए, फैसला करें। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमें पाकिस्तान टीम पे तनकीद करनी चाहिए या नहीं तनकीद करनी चाहिए? क्योंकि अजहर महमूद तो ये कह रहे हैं कि हम सीरीज ही तो हारे, कोई टूर्नामेंट से थोड़ी बाहर हुए हैं। अब हमारी बदनसीबी है कि एक नॉर्मल दर्जे का बंदा हमारा एक तवील अरसे से लगा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह उसके पीछे उसकी मिसेस की वो कंपनी है जो अब भी खिलाड़ियों के लिए मार्केटिंग का काम कर रही है, उनसे एग्रीमेंट करती है लीग के और उनसे अपना कमीशन लेती है। तो मैं समझता हूँ कि इस खर्चे से निकलना होगा। इंतजाम उल हक को जब हमने इससे बाहर किया तो अजहर महमूद को भी बाहर करना चाहिए और कोई दो राय नहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों से ये कन्फर्म किया है कि अजहर महमूद की मिसेज जो है वो खिलाड़ियों के लिए एक मार्केटिंग कंपनी जो है वो चला रही है, जिनके काम जो है वो ऐसे ही है जैसे साया के थे। तो मेरा ख्याल है कि अजहर महमूद तो किसी को बाहर चाहिए, उसकी कोचिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है। वो ना ही पाकिस्तान क्रिकेट में उसने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और ना ही तना हमें कोई सीरीज या कोई मैच उसने जिता के दिया है। उसकी वो क्वालिटी ही नहीं है कि वो बॉलिंग कोच बन सके। मेरा ख्याल है कि अगर वो जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। एक नाअहल आदमी नाअहली वाली ही बात करता है कि हम सीरीज तो हारे हैं, कोई टूर्नामेंट से तो बाहर नहीं हुए, एक बॉलर दूसरे बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक अच्छी बॉल करता है तो दूसरे एंड से रन चले जाते हैं। और भाई तुम इतने सालों से टीम के साथ चुपके हुए क्यों हो? तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा किरदार क्या है? अगर तुम्हारा किरदार वहां पर नहीं बनता
कौम पे एहसान करो, खुद ही घर में जाओ, नजीर कायम अच्छा, करो। ये जो एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है मुसलसल कि टीम अभी नई है, कौन सी नई टीम है? इसमें सिर्फ एक दो लड़के तो नए हैं, बाकी तो सारे पुराने ही लड़के हैं। एक अब्दुल समद को आप लेके गए हैं और एक आप जो है वो नवाज को लेके गए, ये उमर बिन यूसुफ को लेके गए हैं, उसको तो मौका भी नहीं मिला खेलने के लिए। तो कौन सी टीम ये नई है? देखिए अली भाई, आपकी बात कुछ हद तक तो सही है कि टीम ये नई नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि इन प्लेयर्स में कोई भी 3-4 डोमेस्टिक सीरीज खेला हुआ नहीं है, परफॉर्मर ये कंटिन्यू 9 मैच 12 मैच 13 मैच के परफॉर्मर हैं ये, और इनको अगर आपने आजमाया है तो इनको ये टाइम देना चाहिए। लेकिन आप इसमें इनकी टेक्निक भी तो देखें ना। हसन ने 44 बॉल पे शानदार सेंचुरी स्कोर की, और वो वही अंदाज था जो अंदाज जो है शाहिद आफरीदी का था अगेंस्ट श्रीलंका। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर शाहिद आफरीदी की सेंचुरी पे इतने सारे मैच खेल सकता है, तो कहीं ऐसा नहीं कि हसन की एक सेंचुरी पे इतने सारे मैच खेल जाए। टेक्निक देखा जाए कोई भी उसकी दुरुस्त नहीं थी, उसे चांस मिलते रहे और वो खेलता। अब देखने के पहले 2 मैच और चौथे मैच में वो टेक्निक वाज़े तौर पर नजर भी आ रही है। तो एक आपको पॉलिश करने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है, बनने की जरूरत है, उसकी टेक्निक में काम करने की जरूरत है। लेकिन ये हमारे यहाँ सोशल मीडिया तो अल्लाह माफ करे कि वो एक मैच को उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया। देखिए, लेकिन आपकी बात से भी मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ कि ठीक है, जो अगर हम कहते हैं कि टीम नई है तो हमारी बैटिंग थोड़ी सी, ये कह सकते हैं कि रेलिवेंटली थोड़ी सी हमारी बैटिंग जो है वो नई है। बॉलर तो हमारे वही है जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं। अगर आप शाहीन की बात करते हैं, अगर आप शादाब की बात करते हैं, अबरार की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, तो ये भी तो 200 रन खा रहे हैं। बॉलिंग स्टैंड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैंने तो बैटिंग की बात की। नहीं, मैं वैसे एक बात कह रहा हूं कि अगर ये बात कही जाती है तो बॉलर तो आपके पुराने हैं ना, बॉलर तो आपके 200 रन खा रहे हैं। अली बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हारिस और शाहीन और अपना शाहिद आफरीदी, शादाब, इसी तो टीम में जगह नहीं दिखी ना, इनको T20 में बनने में भी जगह नहीं दिख रही है। लेकिन इन्हें तो जबरदस्ती उनके सर पे मुसलसल किया गया, जबरदस्ती डाला गया है इनको। तो जब एक प्लेयर कंटिन्यू आप 2-3 साल की परफॉर्मेंस उठा के देख लें कि ये हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं, जब ये नहीं चल पा रहे तो चीफ सेलेक्टर को चाहिए था, बोर्ड को चाहिए था कि इन्हें आराम करा के, जब आप बॉलर बैट्समैन अब फ्रेश दे रहे हैं तो आप बॉलर भी फ्रेश दे देते। इनके एहसान लेने की क्या जरूरत थी? ये क्या है, ये शादाब क्या है सिवाय एक दामाद होने के, इसका और क्या परफॉर्मेंस है? आपको याद है ना, फरहत खान हमारे जो बैट्समैन हुआ करते थे वो इलियास के दामाद थे, हुआ था। हर जगह जब वो जहां जाते थे दामाद की आवाजें आती थी। तो ये इसके साथ भी जो है यही वाला है कि जहां जहां ये जाएंगे इनको दामाद की आवाजें ही आएंगी। तो यही सूरत हाल सामने आ रही है। अच्छा, क्रिकेट को जरा हम वाइंड अप करेंगे। कल क्या उम्मीद है आपको कि पाकिस्तान कमबैक करेगा, जिस तरह कहा भी है कि 3-2 से जो है हम सीरीज को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे? देखिए, कोशिश तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस टीम से सिर्फ एक उम्मीद रखें कि जितने गए हैं इतने वापस पाकिस्तान आ जाए, बस। कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, असगर भाई हमारे साथ रहेगा क्योंकि इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ हॉकी वाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान के पॉपुलर खेल क्रिकेट के बाद अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के बारे में, क्योंकि अफसोसनाक खबर यह है कि ईबो में जारी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट इंडिया की फाइनलिस्ट टीम थी, सिल्वर मेडलिस्ट टीम थी, न सिर्फ उसको शिरकत का मौका नहीं मिल सका बल्कि जापान जो गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी उसको भी शिरकत की दावत नहीं दी गई। हॉकी के मामला में बड़ी गहरी निगाह है असगर अजीम साहब की, उनसे हम जानेंगे कि यह मामला क्यों कर हुआ। असगर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से तफसीलात कोई अच्छी नहीं है। हमें शर्मिंदगी होती है जिक्र करते हुए भी कि मलेशियन हॉकी फेडरेशन, जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान से बड़े लगाव रखता है, उसने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अजलान शाह के लिए दावत नहीं दी। नवंबर के आखिर में ये टूर्नामेंट शेड्यूल है, हम लास्ट इवेंट के सिल्वर मेडलिस्ट थे, दावत क्यों नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल ये था, जिस पर हमने तहकीक की, हमने मालूमात की, तो हमें पता ये चला कि खालिद सज्जाद खोकर के दौर से अब तक जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मलेशिया की मकरूज है। कुछ वाजिबात हैं जहां वो वाजिबात अदा नहीं किए गए। खालिद सज्जाद खोकर जब लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ गए थे तो उनको कहा गया था कि हमने आपको इनवाइट नहीं किया है, और जिन लोगों को इनवाइट किया है हम सिर्फ उसी को ही अकोमोडेट करेंगे। लेकिन वहां पर जो है जो उधार हुआ, जो कर्ज हुआ, वो खालिद सज्जाद खोकर ने अदा नहीं किए, और वहां पर जो है बातचीत के जरिए मामले को दबाया गया। उसके बाद जब तारिक बुक्ती और राना मुजाहिद लास्ट टाइम गए तो उस वक्त भी मलेशियन फेडरेशन ने ये कहा
कहा कि ये अदायगियां कर दी जाए, लेकिन अदायगी नहीं की गई। खिलाड़ी जितने जाने थे उससे ज्यादा गए, जिसका मजीद बर्डन पड़ा। और उसके बाद अब तक जो है उन्होंने कोई पलटकर मलेशियन हॉकी फेडरेशन को जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद मलेशियन हॉकी फेडरेशन नाराज हुई और उसने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। हमने इस बात की तस्दीक जो है FIH के एक कांग्रेस मेंबर है उनसे भी की, और उसके साथ साथ हॉकी फेडरेशन के इंतहाई आला तरीन ओहदेदार से भी की, जिसने नाम न लेने की शर्त पे बताया कि मामला तो लेन देन का है, लेकिन हम जुमेरात तक इस मामले को देख रहे हैं और हो सकता है कि हमारी टीम की एंट्री हो जाए। तो इतना बड़ा घपला है हॉकी फेडरेशन में कि जिसका हम क्या जवाब दें। यहाँ तो हॉकी में तो रोज एक नया स्कैंडल सामने आता है। आपको मालूम है कि चीन टीम ने जाना था और ये चीन टीम को नहीं भेज सके, जहाँ पे इनको जो है टिकट अरेंज नहीं हुए। फिर इसके बाद इनको एम्पायर भेजने थे वर्ल्ड लीग में, वो एम्पायर भी नहीं भेज सके। तो हॉकी फेडरेशन का तो अली भाई मामला ही उल्टा है। यहाँ तो जो ना हो वो कम है। अजीब तमाशा है ये, रोज तमाशा होता है। लेकिन पहले देखिए, पहले तमाम तरह इल्जामात होते थे कि खोकर साहब की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब क्या वजह है कि खोकर को खोकर भी जो है वो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं और हॉकी के? देखिए, खोकर साहब का तो अलमिया ये है कि उन्होंने जो डील की थी वो डील उनके गले आ गई है। तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए जो है तारिक बुख्ती साहब को मेरे जराए बताते हैं कि वो खोकर साहब को अदा करने थे, वो भी अदा नहीं हुए। तारिक बुख्ती साहब जो कि एक इंतहाई जो है बड़ी पर्ची पे फेडरेशन में मौजूद है और उनसे मामला संभल नहीं रहे। फेडरेशन का सेक्रेटरी कोई है नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड राना मुजाहिद को सेक्रेटरी मानता नहीं है। अजीब व गरीब अंदाज से बेलगाम होकर जो है ऑटो सिस्टम पे हमारा हॉकी फेडरेशन चल रहा है। हुकूमत जो है बजाय तवज्जो देने के उल्टा उसने जो है चले ये तो सही हुआ। चले ये तो समझ में आती है बात क्या भाई, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मकरूज है खोकर साहब की वजह से। जापान का क्या कसूर है? वो तो फाइनलिस्ट टीम थी, गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी। देखिए, जब हमने मालूम किया तो हमें ये पता चला है कि जापान को इसलिए नहीं इनवाइट किया कि यूरोप की जो टीमें थी उसको इन्होंने तरजीह दी है। जो 6 टीमों में से अब सिर्फ जो 2 टीमें जो है वो एशिया की है, एक खुद मलेशिया की और दूसरी भारत की। बाकी 4 टीमें जो है वो बेल्जियम, कनाडा, हॉलैंड और आयरलैंड, ये जो है यूरोप की टीमें, और यूरोप को अब मलेशिया जो है तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान को बुलाना था, दरीना ताल्लुकात है, बराबराना ताल्लुकात है, लेकिन नाराजगी की वजह से, अदम अदायगी की वजह से, डिफॉल्ट होने की वजह से मलेशियन के हॉकी फेडरेशन ने इन्हें दावत नहीं दी थी। तो क्या हॉकी में भी कोई नया ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है? हॉकी में तो रोज ब्लॉक बनते हैं आजकल। तो एक साहब सेक्रेटरी बनने के लिए पड़ तोल रहे हैं और वो जो है राना मशहूद के बहुत करीब चल रहे हैं। उनकी कोशिश है किसी तरीके से वो सेक्रेटरी बन जाए। लेकिन अभी क्या मामला चल रहे हैं बुख्ती साहब के, हैदर हुसैन साहब के, क्योंकि आप हॉकी को बड़ा क्लोजली जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं? देखिए, बुख्ती साहब को हैदर हुसैन के मामला तो अभी तक अदालतों में है और मेरी इत्तला के मुताबिक कि शायद मजीद केसेस और हो और ये मामला अदालतों में ही यूं ही लटकता रहेगा। इस मामले को हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म लेवल पे इस काम को होना है बड़ी संजीदगी के साथ, और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनका बड़ा अहम रोल होगा अगर वो इस मामले को जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा रुसवाई हो रही है, पाकिस्तान हॉकी तबाही की तरफ जा रही है। जिस लीग की इन्होंने बात की थी, राना मुश्किल ने ऐलान किया था, अभी तो उसको दूर दूर तक उसका कुछ पता ही नहीं है। आप सोचे जिस फेडरेशन के पास सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ ना हो और जो चीन वादा करके और एक दिन तक वीजा लगा हो, फौरी तौर पर उन्हें बुलाया गया हो कि आए आप हमारे साथ मैच खेले, हमारे टूर्नामेंट में शरीक हो, और सिर्फ टिकट की वजह से वो टीम न जा सके और फिर हम एम्पायर वर्ल्ड लीग में ना भी सके। तो अली भाई आप सोचे कि हॉकी फेडरेशन किस दहाने पे पहुंची हुई है, कहाँ खड़ी हुई है, इसका तो जिक्र भी अब लगता है हॉकी फेडरेशन असगर पहले ही पहुंच चुकी है। अफसोस तो है कि अब क्रिकेट भी उनकी बराबरी करने के लिए उस तबाही के दहाने पर उनको ज्वाइन कर चुकी है। थैंक यू सो मच। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के शो के लिए हम इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान के मीडिया डिपार्टमेंट के, उन्होंने वसीम हैदर साहब को हमारे शो में जो है वो उनकी आमद को मुमकिन बनाया। असगर अजीम साहब के हम इंतहाई मशकूर हैं, उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।